हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 2008 में रिलीज अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी शटर। ये मूवी रीमेक है 2004 में आई थाई मूवी शटर की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी शुरू होता है बेन और जेन की शादी से, जहां बेन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और ये दोनों ब्रुकलिन से जापान शिफ्ट करने वाले हैं न्यू जॉब के लिए। काम शुरू होने के कुछ दिन पहले ही ये दोनों जापान जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वहाँ पर एक केबिन रेंट पे लेके ये दोनों अपना शॉर्ट हनीमून एंजॉय कर सके। अब हनीमून वाले केबिन में जाते टाइम जिन रास्ता खो देती है। वो बेन को जगह के मैप में चेक करने बोलती है और ठीक तभी एक लड़की उनके कार के सामने आ जाती है। जिन कार को कंट्रोल नहीं कर पाती, पहले उस लड़की से फिर एक पेड़ के साथ टूट जाती है, जिससे ये दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर जिन भागते हुए उस लड़की को देखने जाती है, पर उधर कोई नहीं था। बेन बताता है शायद कोई और उसे हॉस्पिटल ले गया होगा और रोड पे थोड़ी सी भी ब्लड नहीं थी। इससे तो यही लग रहा था कि उस लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई होगी। कुछ देर बाद पुलिस आके इनका मदद करते हैं और ये दोनों अपना हनीमून ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। ये दोनों केबिन में पहुंच चुके थे, लेकिन जेन तब भी उस लड़की के बारे में ही सोच रही थी। एक्सीडेंट के बाद से बेन के शोल्डर में दर्द होने लगा था। जेन उसे डॉक्टर दिखाने बोलती है, पर बेन इसे इग्नोर करता है। अब वो दोनों अपना हनीमून एंजॉय करने लगते हैं एंड बेन वांट्स टू टेक सम पिक्चर्स टू रिकॉर्ड द इवेंट। इसके कुछ दिन बाद बेन को ऑफिस में रिपोर्ट करना था, तो वो जेन को भी ऑफिस में ले जाता है। यहाँ पे हम व्यूअर्स देख पाते हैं बेन फ्लुएंटली जापानीज में बात कर सकता है, पर जेन नहीं। बेन अपने पुराने दोस्त ब्रूनो से मिलता है और वो ब्रूनो के लिए ही फोटोशूट करने आया है। ब्रूनो बेन को क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाता है, फिर उन्हें एक अपार्टमेंट में ले जाता है जहां नीचे के फ्लोर पर बेन का स्टूडियो और ऊपर उनका घर होता है। इधर हम एक जापानीज लड़की को भी देख पाते हैं जो बेन की असिस्टेंट है इस प्रोजेक्ट में। उसका नाम है सियोको। बेन और जिन नए घर में आके बहुत ही खुश थे। उनके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बड़ा था ये घर, लेकिन जेन को नाइटमेयर आते हैं उसी लड़की की जिससे उनका एक्सीडेंट हुआ था। अगले दिन उनके हनीमून के फोटोज डेवलप होके आ जाते हैं। वो देखते हैं फोटोज में कुछ शैडो टाइप का चीज़ है। बिन बताता है ये शायद कैमरा का फॉल्ट हो सकता है। फिर बिन अपने काम में बिजी हो जाता है और जेन बाहर घूमने निकल जाती है। वो बहुत सारे फोटोज भी लेती है। वापस घर आके वो बिन और सियोको से मिलती है। सियोको उससे फोटोज देखना चाहती है, पर इन फोटोज में भी वही शैडो है जो हनीमून वाले फोटोज में थे। सियोको बताती है ये शैडो कैमरा का फॉल्ट की वजह से नहीं है, बल्कि ये तो कोई स्पिरिट यानी आत्मा है। जेन सियोको से पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता। इसके रिस्पॉन्स में वो बताती है उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक स्पिरिट फोटोग्राफी मैगजीन चलाता है, इसलिए उसे इसके बारे में पता है। और कल काम खत्म होने के बाद वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जेन को ले जाएगी, ऐसा वो प्रॉमिस भी करती है। रात को बेन और जेन डिनर पे जाते हैं, जहाँ हम बेन के और एक दोस्त एडम को देख पाते हैं जो एक मॉडल एजेंट है। द नेक्स्ट मॉर्निंग बेन आउटडोर फोटोशूट कर रहा होता है। तब कैमरा में उसे वो लड़की दिखती है, पर बाहर देखने पर उसे वो दिखाई नहीं देती। इसी के साथ उसका शोल्डर पेन भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। उधर जेन सियोको के साथ उसके एक्स बॉयफ्रेंड के ऑफिस में जाती है। वो देखती है इस मैगजीन के मैक्सिमम फोटोज फेक है। तब इयोको उसे एक फ़ोटो दिखाता है जो उसकी माँ की डेथ के बाद लिया गया था। इस फोटो में ठीक उसके पीछे उसकी माँ की स्पिरिट खड़ी है। वो उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ ऐसी फ़ोटोज़ भरी पड़ी है। उसके हिसाब से ये स्पिरिट इस तरह से कुछ मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे दिखाई देते हैं। और ये सारे फ़ोटोज़ फेक नहीं है, क्योंकि ये फ़ोटोज़ पोलारॉइड कैमरा में खींचा गया है जिसमें कोई नेगेटिव नहीं होता। वो उसे मुरासे नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जो इन स्पिरिट्स के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। जिन चाहे तो उनसे एक बार मिल सकती है। इधर बेन फोटोज़ को डेवलप कर रहा था, तब उसमें फिर से वो उस लड़की को देख पाता है। साथ ही केमिकल्स उसके फेस पे लग जाता है, इससे उसका खून निकलने लगता है। ठीक तभी सियोको वहाँ आ जाती है और बेन देखता है टॉवल और उसके फेस पे कोई भी खून नहीं है, सब गायब हो गया है। उधर जिन मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, तब उसके विंडो में उस लड़की को देखकर वो बहुत डर जाती है और पैनिक करने लगती है। फिर घर वापस आके देखती है बेन बहुत ही अपसेट है, क्योंकि हर एक फोटो में वही शैडो वाला निशान है। जिन कहती है उन्हें मिस्टर मुरासे के पास जाना चाहिए, पर बेन राजी नहीं होता। अगले दिन वो हॉस्पिटल जाता है, जहाँ नर्स देखती है बेन का वेट डबल हो गया है, जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर बताते हैं उसे कोई भी इंजरी नहीं है, तो बस पेन किलर देके उसे छोड़ देते हैं। फिर बेन अपने स्टूडियो में काम कर रहा होता है, तब एक हाथ पीछे से आके उसे टच करने लगता है। वो सोचता है ये जेन की हाथ है, और तभी लैंडलाइन पे उसे जेन कॉल करती है। जेन की आवाज़ सुन के बेन चौंक जाता है। उसके हाथ से रिसीवर गिर जाता है। पीछे मुड़ के देखने पर उसे वही लड़की दिखती है। डर के मारे बेन चीखने लगता है। फ़ोन पर यह सुन के जेन भागते हुए घर पहुंचती है
और घर पहुंच के देखती है बेन एक चेयर पर चुपचाप बैठा है। जेन उसे संभालती है और फाइनली वो मिस्टर मुरासे के पास जाने के लिए राजी हो जाता है। मिस्टर मुरासे के घर जाके जेन उन्हें फोटोग्राफ्स दिखाती है और ये भी कहती है कि उनका एक लड़की के साथ एक्सीडेंट हुआ था एंड जेन बिलीव्स दैट ये स्पिरिट उस लड़की की है। एज वी नो, जेन को जापानीज नहीं आती, तो इस कन्वर्सेशन में बेन ट्रांसलेटर का काम करता है। मुरासे बताते हैं स्पिरिट तभी ह्यूमंस के साथ बॉन्ड बनाता है जब एक्सट्रीम लेवल का इमोशंस यानी लव, हेट या फिर एंगर हो। फिर मुरासे एक फोटो को टच करके बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इस बार वो जो कहते हैं वो सब बेन ट्रांसलेट नहीं करता और वो जेन को लेकर वहां से बाहर चला आता है। बेन कहता है कि मुरासे फेक है और अपने स्टूडियो में वापस आके काम करने लग जाता है। जेन उस फोटोज को ध्यान से देखती है तो उसके बैकग्राउंड में TGK नाम का एक ऑफिस दिखाई देता है। वो सियोको की मदद से बेन के स्टूडियो से एक पोलारॉइड कैमरा लेती है, फिर उस ऑफिस में जाती है। ये शैडो 17th फ्लोर को इंडिकेट कर रहा था, तो वो उस फ्लोर पर जाके फोटोज क्लिक करने लगती है। वो इस बिल्डिंग में उस स्पिरिट की प्रेजेंस चेक करना चाहती थी। बहुत सारी फोटोज को क्लिक करने के बाद फाइनली उसे वो स्पिरिट दिखाई देती है। वो डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और एक फोटो फ्रेम जमीन पे गिर जाता है। ये एक ग्रुप फोटो था जिसमें वो लड़की भी थी। फोटो में उसका नाम मेगुमी लिखा था और फोटो के पीछे फोटोग्राफर का नाम था बेंजामिन शॉ, यानी कि उसका हस्बैंड बेन। जेन जब बेन को कन्फ्रंट करती है तब बेन कहता है कि वो मेगुमी को जानता है। बेन इससे पहले जब जापान में काम करता था तब मेगुमी भी उस ऑफिस में ट्रांसलेटर का काम करती थी। ये दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन मेगुमी के फादर ट्रेडिशनल टाइप के थे। वो इन दोनों का रिलेशन एक्सेप्ट नहीं किए। तब मेगुमी ज्यादातर टाइम बेन के साथ ही रहने लगी थी। दिन ब दिन वो बहुत नीडी, अटेंशन सीकर और बेन को लेकर बहुत ही ऑब्सेसिव होने लगी थी। देन उसके फादर के डेथ के बाद वो और भी टूट गई थी। वो कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी और वो हर जगह बेन को फॉलो करने लगी थी। बेन अब इरिटेट हो चुका था। वो मेगुमी को और हैंडल नहीं कर पा रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो ब्रेकअप कर लेगा। ये सब वो ब्रूनो और एडम को बताया था। ब्रूनो और एडम ने ही मेगुमी से ब्रेकअप करने में बेन की मदद की थी। जेन ये सबसे अपसेट हो जाती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वापस न्यूयॉर्क चले जाएंगे। बेन ब्रूनो को कॉल करता है तो ब्रूनो बताता है उसने कुछ दिन पहले मेगुमी को रास्ते पे देखा था। शी वॉज पॉइंटिंग एट हिम। अगले दिन एडम उसके स्टूडियो में एक ऑस्ट्रेलियन मॉडल का फोटोशूट कर रहा था। तब कैमरा के थ्रू बार बार उसे मेगुमी दिखाई दे रही थी। फिर अचानक से मेगुमी लेंस के थ्रू आके उसका आंख फोड़ देती है, जिससे वो मारा जाता है। बेन और जेन अपना सामान पैक कर रहे थे। ठीक तभी उन्हें ब्रूनो का कॉल आता है। ब्रूनो उन्हें एडम के बारे में बताता है और हॉस्पिटल में मिलने बुलाता है। इसी के साथ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ब्रूनो के ठीक पीछे मेगुमी खड़ी है। सीन चेंज होकर हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां जेन और बेन ब्रूनो का वेट कर रहे थे। बेन ब्रूनो को कॉल करता है पर वो कॉल रिसीव करके काट देता है। वो बात नहीं करता। हम व्यूअर्स देख पाते हैं वो ब्लेड से बहुत सारी फोटोज को काट रहा था। बेन और जेन ब्रूनो के घर पहुंच के देखते हैं उसके घर के सारे फोटोज फ्रेम से फोटोज गायब है। जेन को इन फोटोज की कटी हुई पीसेस मिलती है। फिर वो देखती है हॉल में ब्रूनो खड़ा है। वो भागते हुए आता है और बैल्कनी से कूद जाता है। बेन और जेन कुछ नहीं कर पाते। अब ब्रूनो भी मर चुका था। ये दोनों अब न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं। वो घर पे जाके सामान पैक करने लगते हैं। कुरियर से एक पार्सल आता है जिसमें उनके शादी के फोटोग्राफ्स थे। जेन इन फोटोज को देखकर चौंक जाती है क्योंकि इन फोटोज में भी मेगुमी मौजूद थी। इसका मतलब जापान में आके ये सब शुरू नहीं हुआ, यह तो न्यूयॉर्क से ही चल रहा है। जेन कहती है उन्हें मेगुमी के घर पे जाना होगा सच जानने के लिए। अगले सुबह वो लोग टोक्यो के लिए निकल पड़ते हैं, जहां मेगुमी का घर है। उस घर में जाके उन्हें मेगुमी की सड़ी हुई लाश मिलती है। जमीन पे पोटेशियम साइनेट्स के बोतल थे, जिससे ये पता चल रहा था कि उसने बहुत दिनों पहले ही सुसाइड कर ली थी। रात को वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहां मेगुमी फिर से आती है। कभी वो बेन के साथ सेक्स करना चाहती है तो कभी बालों को ब्रश करने लगती है। इस टाइम जेन सो रही थी। फिर मेगुमी बेन को किस करती है। तब जेन जाग जाती है और देखती है बेन का दम घुट रहा है। मेगुमी जेन के ऊपर भी हमला करती है, पर दोनों में से किसी को भी जान से नहीं मारती। अगले सुबह मेगुमी का अंतिम संस्कार किया जाता है और ये दोनों वापस न्यूयॉर्क चले आते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। बेन को नया जॉब मिल गया था और इनके लाइफ में रोमांस भी वापस आ चुका था। इसी दौरान जेन को वही कैमरा मिलता है जिससे ठीक शादी के बाद ही वो लोग फोटोज क्लिक किए थे। जेन इन सारे फोटोज को डेवलप करके लाती है, पर फिर से इसमें मेगुमी मौजूद थी। पर इस बार मेगुमी को देखकर लग रहा था कि वो जेन को कुछ दिखाना चाहती है। जेन सारे फोटोज को अरेंज करती है तो वो देख पाती है मेगुमी धीरे धीरे जेन की एक पोर्ट्रेट के अंदर जा रही है। वो उस पोर्ट्रेट को उठाती है और उसके साइड में स्टोर रूम का दरवाजा था।
स्टोर रूम से उसे बेन का बैग मिलता है जो वो जापान में पहले लेके गया था। उसमें से जेन को वही कैमरा मिलता है जो मेगुमी ने बेन को गिफ्ट किया था और इसके फोटोज को देखने के बाद जेन शॉक्ड हो जाती है। अब जब बेन घर वापस आता है तब जेन उसे कन्फ्रंट करती है। वो लैपटॉप खोल के उसे वो फोटोज दिखाती है और पूछती है ये सब क्या है और बेन ऐसा काम कैसे कर सकता है। इसी के साथ हम व्यूअर्स भी उन फोटोज को देख पाते हैं। इसमें मेगुमी ब्रूनो और एडम के साथ थी। वो लोग उसे मोलेस्ट कर रहे थे। तब बेन बताता है मेगुमी वॉज क्रेजी, शी वॉज ऑब्सेस्ड। बेन उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो लगातार बेन को हरेस किए जा रही थी। एक दिन ब्रूनो और एडम को वो सब कुछ बताता है तो एडम सजेस्ट करता है मेगुमी को ड्रिंक के साथ स्लीपिंग पिल्स मिला के उसके साथ कुछ गंदी फोटोज लेंगे जो उसके ट्रेडिशनल फैमिली को दिखा देंगे बोल के उसे ब्लैकमेल करेंगे, जिससे फाइनली मेगुमी बेन से ब्रेकअप कर लेगी। बेन ठीक ऐसा ही करता है और मेगुमी जो कैमरा उसे गिफ्ट की थी उससे ही फोटोज लेता है। लेकिन ब्रूनो और एडम बस फोटोज लेके खुश नहीं थे, वो लोग मेगुमी का रेप भी करते हैं। बेन कहता है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, लेकिन बेन मेगुमी को टच भी नहीं किया था, इसलिए बेन के हिसाब से उसकी कोई गलती नहीं है। नाउ जेन इज डिस्गस्टेड और उसे रियलाइज होता है कि मेगुमी सिर्फ उसे बताना चाहती थी कि बेन कितना घटिया आदमी है और मेगुमी कभी भी जेन को कोई भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। जेन हमेशा के लिए बेन को छोड़कर चली जाती है। तब बेन एक पोलराइड कैमरा से फोटोज लेने लगता है ताकि वो मेगुमी को देख पाए, लेकिन एक भी फोटो में मेगुमी दिखाई नहीं देती। वो गुस्से से कैमरा को फेंक देता है और फोटो क्लिक हो जाता है। वो उस फोटो को देखता है तो उसमें मेगुमी दिखाई देती है जो उसके शोल्डर पे बैठी है। इसी के साथ बेन के इंजरी का भी रीज़न हमें पता चलता है। मेगुमी के वजह से ही उसका शोल्डर में पेन हो रहा था और उसका वेट भी डबल हो गया था। मेगुमी को हटाने के लिए फोटोग्राफी लाइट से वो शोल्डर पे इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अगले सीन में हम बेन को मेंटल असाइलम में देख पाते हैं। नर्स उसके लिए खाना लाती है और फिर उसे इंजेक्शन देके चली जाती है और इसी के साथ हम व्यूअर्स मेगुमी को भी देख पाते हैं जो तब भी बेन के शोल्डर से लटक रही थी। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो गाइस ये था शटर मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए